इतना आसान चैप्टर है ना ये कि फालतू में ही लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। एक बार बस मेरे से ये चैप्टर पूरा पढ़ लेना एंड बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से मैंने नोट्स बना रखे हैं एंड यू विल बी लाइक कि भाई क्या वीडियो थी। बस एक ही शर्त है, आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है, वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्या वो सेम केमिकल से बने होते हैं? हाँ, बने होते हैं। तो केमिकल एनालिसिस के रिजल्ट से हमें क्या पता चला कि सारे किस चीज से बने होते हैं? CH&O। CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने रहते हैं। मतलब कि हमारे बायोस्फीयर में वाइड डाइवर्सिटी है, फिर भी सारे ऑर्गेनिज्म एक ही केमिकल से बने हैं, दैट इज CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो CHO परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है CHO परसेंटेज ऑफ अर्थ, यानी अर्थ पे जितना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका परसेंटेज कम होता है जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। इसका आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है जहां पर ये कंपैरिजन दिखा रहा है कि किसी नॉन लिविंग और लिविंग मैटर में कितना डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर CHO परसेंटेज ऑफ अर्थ मतलब क्या है? नॉन लिविंग, यानी कि नॉन लिविंग में CHO परसेंटेज कम होता है और लिविंग में CHO परसेंटेज ज्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे एलिमेंट गिवन है, फर्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देखिए अर्थ क्रस्ट में 0.14 है लेकिन ह्यूमन बॉडी में 9.5 है। कार्बन का अर्थ क्रस्ट में 0.03 है एंड ह्यूमन का 18.5 है। ऑक्सीजन का 46.6 है अर्थ क्रस्ट में लेकिन ह्यूमन बॉडी में 65.0 है। नाइट्रोजन का देखिए अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है लेकिन ह्यूमन बॉडी में 3.3 है। सल्फर का अर्थ क्रस्ट में 0.03 है लेकिन ह्यूमन में 0.3 है। CHO की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कभी भी अर्थ क्रस्ट में यानी नॉन लिविंग वाले में कम होता है और ह्यूमन में ज़्यादा होता है। अब किसी भी केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक लिविंग टिश्यू लिया जो कि वेजिटेबल या पीस ऑफ लिवर आप ले लीजिए, ये हमने टिश्यू ले लिया। टिश्यू को मिक्स किया हमने ट्राइक्लोरोएसीटेट एसिड यानी Cl3COOH के अंदर। तो इसको मिक्स किया तो एक स्लरी ऐसा आपको मिक्सचर मिला और वो मिक्सचर को जब आपने फिल्टर किया गॉज या चीज क्लॉथ से, अब जब हमने फिल्टर किया तो फिल्टर करने के बाद जैसे आपने चाय फिल्टर करते हुए देखा होगा तो ऊपर चाय पत्ती तो बच जाती है, तो जो ऊपर बचा यानी कि वो चाय से बड़ा था, मोटा मॉलिक्यूल था, तभी तो वो ऊपर बच गया। तो यही यहाँ भी होता है, जब हम लोग फिल्टर करते हैं तो ऊपर जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा का होता है वो ऊपर बच जाता है, लेकिन जो 18 से 800 डाल्टन तक का होता है वो नीचे चाय की तरह नीचे आ जाता है। देन ये जो ऊपर बचता है उसको बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल, मतलब वो इनसॉल्युबल नहीं है तभी तो ऊपर बच गया, और जो नीचे आ गया उसको बोलते हैं एसिड सॉल्युबल जिसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं, और एसिड इनसॉल्युबल क्या है? रिटेंटेट यानी रह गया, बच गया। ठीक है। नाउ यहाँ पर पॉलीमर क्या होता है? पॉली मतलब हो गया बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे से मिलके जो चीज़ बनती है वो होती है पॉलीमर, और जो पॉलीमर जो होता है वो होता है इनसॉल्युबल मैक्रोमोलिक्यूल। देखिए जो सोचिए, आप खुद ही सोचिए, जो ज़्यादा चीज़ों से बन के वो तो बड़ा सा होगा एंड देन ये क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल है यानी कि क्या है? मैक्रो है, यानी कि इसका साइज जो है वो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? ये एसिड इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो यही है, पॉलीमर जो होता है वो एसिड इनसॉल्युबल होता है, लेकिन मोनोमर मतलब जो सिंगल है वो क्या होगा? सॉल्युबल होगा, यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल होगा, मतलब छोटा मॉलिक्यूल होगा, यानी कि ये नीचे आ जाएगा जो कि फिल्टरेट बन के नीचे आ जाएगा। नाउ यहाँ एक एक्सेप्शन का केस आता है जहाँ लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन होता है, यानी कि ये तो इसके नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन लिपिड्स जो है वो ऊपर ही बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? बिकॉज इनके पास होता है बाई लेयर, इसलिए फिल्टर नहीं करते। बाई लेयर कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ दो चीज़ें ऐसे लगी रहती है, जिसके आप खुद सोचिए ना, लिपिड्स जो है वो इतना मोटा हो गया, खुद ही आपको दिख रहा है, तो इससे ये रिटेंटेट में बच जाता है, जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है फिर भी ये ऊपर बच जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, दैट इज लिपिड। इसको हम लोग और चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे चैप्टर का नाम है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितने भी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका 18 से 800 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होता है।
ठीक है। ये किस में पाए जाते हैं? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। आपको मैंने अभी बताया मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो ऊपर रह जाएगा, यानी एसिड इनसॉल्युबल वाला ही होता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। यहाँ पर एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल दोनों क्या होता है? ये केमिकल कॉम्पोनेंट होता है। आप खुद ही सोचिए ना, एक केमिकल कॉम्पोनेंट को जब हमने तोड़ा तब ना वो बना एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल। अब अगर आप एसिड इनसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल को मिला देंगे तो ये वापस से केमिकल कंपाउंड ही बन जाएगा, है ना। अब एसिड सॉल्युबल क्या होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म का जो भी कंपोनेंट होता है वो एसिड सॉल्युबल होता है, जबकि एसिड इनसॉल्युबल क्या होता है? जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर वो होती है एसिड इनसॉल्युबल के अंदर। यहाँ एक्सेप्शन मैं रिवाइज करा देती हूँ कि एक्सेप्शन क्या है लिपिड्स का, जो कि 800 से कम है उसका मॉलिक्यूल वेट, दैट इज 800 ही है एक्चुअली उसका मॉलिक्यूल वेट, फिर भी वो रिटेंटेट क्यों हो जा रहा है? क्योंकि उसके पास होती है बाई लेयर जिससे कि वो फिल्टर नहीं हो पाता है। आपके यहाँ एनसीईआरटी में गिवन है एक एवरेज कॉम्पोजिशन कितना होता है सेल का, तो सेल में एवरेज कॉम्पोजिशन होता है पानी कितना होता है? 70 to 90%, तो पानी सबसे ज्यादा होगा। देन होगा प्रोटीन्स, प्रोटीन कितना होता है? 10 to 15%। देन कार्बोहाइड्रेट्स कितना होता है? 3%। लिपिड्स होते हैं 2%। न्यूक्लिक एसिड होता है 5 to 7% एंड आयंस सिर्फ 1% होते हैं। ये तो हमने कर लिया था एक कंस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। अब हम करेंगे एक डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट, यानी कि एलिमेंटल एनालिसिस करने के लिए। अब आप खुद ही सोचिए, अगर किसी चीज़ को बर्न करना तो हमें उसे ड्राई रखना पड़ता है, तो अगर हम क्या लेंगे? एक लिविंग टिश्यू लेंगे ड्राई में, उसको बर्न करेंगे। बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा जो कि इवेपोरेट हो जाएगा, साथ में राख बनती है। जो राख का जब हमने केमिकल एनालिसिस किया तो उसमें क्या पाया गया? इनऑर्गेनिक एलिमेंट यानी कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पाया गया। इससे क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर का नहीं बल्कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का बना होता है। यहाँ पर एक टेबल आपके एनसीईआरटी में गिवन है जहां पर बताया जा रहा है कि कैसे कंपाउंड्स होते हैं इनऑर्गेनिक टिश्यू के अंदर। तो सोडियम Na+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca2+, देन मैग्नीशियम Mg2+, वाटर H2O एंड कंपाउंड्स NaCl यानी नमक, CaCO3, देन PO4 एंड देन SO4। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करने के लिए हमने वेजिटेबल को ट्राइक्लोरिक एसिटेट एसिड में डाला था, तो इससे क्या बना? स्लरी बना, और फिर फिल्टर करके हमने पता लगाया था। लेकिन यहाँ पर क्या हमने डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर हमने लिविंग टिश्यू को ड्राई करके इस बार जला दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, तो इससे जो बना वो ऐश, जो राख बनी, राख को हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पर पता चला इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, दैट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये लिस्ट गिवन है। इसीलिए हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से बने होते हैं। अब सबसे पहले अब शुरू करते हैं, सबसे पहले आता है आपका अमाइनो एसिड। ये क्या होता है? तो देखिए, नाम ही सजेस्ट करा, अमाइनो यानी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, एसिड यानी एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट होगा। अल्फा कार्बन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। देन तो इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या करते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड रखते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो है अल्फा कार्बन, ना इस अल्फा कार्बन पे लगा है एसिडिक ग्रुप एंड एक तरफ लगा है अमीनो ग्रुप, और यहाँ पर अल्फा कार्बन की यहाँ पर जो आर है, आर क्या है? ये चेंज हो सकता है, और जो चेंज होगा वही डिसाइड करेगा कि कौन से टाइप का ये अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, जैसे BCAA यानी जो जिम में यूज़ होता है, और प्रोटीन यहाँ पर ये किस में प्रेजेंट होता है? अमीनो एसिड वो प्रेजेंट होता है इन प्रोटीन, और टोटल 20 होते हैं, जिसमें से 10 जो है वो एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल यानी जो डाइट में प्रेजेंट होते हैं, और नॉन एसेंशियल जिनको हम बॉडी हमारी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। तो आप ऐसे समझिए, जो ऐसी इंसान के पास जो चीज़ होती है वो उसके लिए एसेंशियल नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ उसके पास नहीं होती है वो उसके लिए एसेंशियल होती है। तो उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में हम लोग के पास कुछ 10 उनमें से प्रोटीन नहीं हमारे पास होते तो वो हमारे लिए एसेंशियल हो गए, लेकिन जो प्रोटीन बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है वो नॉन एसेंशियल है, मतलब हमारे को नहीं चाहिए होता है डाइट के अंदर। तो एसेंशियल वाले हम डाइट में लेते हैं। नाउ अमीनो एसिड मैंने अभी आपको बताया कि जो आर है वो चेंज करता है, और चेंज ही डिसाइड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ अमीनो एसिड बनेगा। तो ये चेंज कैसे होगा? देखिए, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आर की जगह हमने H लगाया तो ये बन जाता है ग्लिसरीन, अगर CH3 लगाया तो ये बन जाता है एलेनिन, एंड अगर CH2OH लगाया तो ये बन जाता है सीरीन।
ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड के जो कि स्लोली फॉर्म्ड होते हैं। क्या है? ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, लाइसिन, मिथोनिन, ट्रिप्टोफैन, फेनाइलालीन, जो कि टोटल 7 होते हैं। देन अडल्ट्स के लिए चाहिए होते हैं थ्रोनाइन, एंड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए चाहिए होता है एग्रीनाइन या फिर हिस्टिडाइन। तो ये क्या हो गए? 3। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 10। और 10 क्या है? ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो कि स्लोली फॉर्म्ड होते हैं। देन ग्लूटामिक एसिड या फिर एस्पेरिक एसिड, ये क्या होते हैं? इसमें एसिडिक अमीनो एसिड इनको कहते हैं, जिसमें COOH जो होता है यानी एसिड ज्यादा होगा। देन लाइसिन और एग्रेनिन, ये क्या होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड होते हैं जिसमें NH2 ज्यादा होता है। तो बेसिक है तो बेस वाला ज्यादा होगा। देन वेलाइन, एलानिन एंड ग्लाइसिन, ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, यानी कि COOH की वैल्यू और NH2 यानी कि एसिड और बेस दोनों इक्वल होगा तभी तो न्यूट्रल है। देन फिनाइल एलामीन, ट्राइप्टोफैन एंड ट्रायोसिन यानी PTT, ये क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं, इसीलिए क्या होता है? यहाँ चेंज इन R आता है। नेक्स्ट आता है MC यानी मिथोनिन एंड क्रिस्टिनिन, ये क्या होता है? S कंटेनिंग होते हैं। ड्यूटियर आयन का फॉर्मेशन यहाँ क्या होगा ना कि देखिए जैसे कि NH2, CH और COOH है R है, पर देखिए यहाँ पर NH2 था तो ये वाला H जो है वो यहाँ चला जाएगा यानी NH3 आ जाएगा और इस पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, और यहाँ से गया है तो ये माइनस का चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट जो बनेगा वो क्या होगा? NH2 रहेगा, CH रहेगा और COOH बनेगा। तो ये वाला जो फॉर्म होता है इसको हम लोग कहते हैं ड्यूटियर आयनिक फॉर्म। यहाँ तक हो गया हमारा अमीनो एसिड खत्म। अब हम बात करते हैं लिपिड्स की। तो लिपिड्स क्या है? ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। लिपिड्स का मतलब क्या हुआ? फैटी एसिड को अगर हम लोग अल्कोहल से मिलाते हैं तो वो लिपिड बनता है, या फिर सिर्फ फैटी एसिड लेंगे तो वो भी लिपिड है, और या फिर सिर्फ अल्कोहल लेंगे तो वो भी लिपिड होता है। फैटी एसिड और अल्कोहल को मिलाने के लिए क्या होता है? ईस्टर बॉन्ड बनता है, और ईस्टर बॉन्ड आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए अल्कोहल का एग्जांपल है जैसे ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कैसा स्ट्रक्चर होता है? COH एंड इधर H2 लगेगा। क्यों? क्योंकि C के लिए 4 चाहिए होता है, तो OH तो एक तरफ है, यहाँ पर कितना बच जाएगा? H2, और एक तो इस तरफ बन ही रहा है बॉन्ड। देन यहाँ OH, यहाँ H2, यहाँ पर COH, यहाँ H2। तो ये होता है ग्लिसरॉल जो कि अल्कोहल होता है। और लिपिड किससे बनता है? फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, या फैटी एसिड या सिर्फ अल्कोहल से, और फैटी एसिड और अल्कोहल को जोड़ने के लिए बनता है ईस्टर बॉन्ड जो आगे पढ़ने वाले हैं। देन ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। फैटी एसिड जो होता है ना उसको हम लोग लिपिड कहते हैं। तो अब थोड़ा सा फैटी एसिड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फैटी एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है? ऐसा होता है R C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो R है ये क्या है? नॉन पोलर होता है, और इतना पार्ट COOH वाला पार्ट है ये पोलर होता है। पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक यानी पानी से प्यार करता है, और ये नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक यानी इसको पानी से डर लगता है R वाले को। लेकिन यहाँ COOH वाला जो है वो क्या होता है? पोलर होता है यानी हाइड्रोफिलिक होता है। तो फैटी एसिड क्या होता है? ये 1 से 19 कार्बन हो सकता है, यानी कि 1 कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन हो सकता है, 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 कार्बन हो सकता है, 5 कार्बन हो सकता है, और साथ में जुड़ा होना चाहिए कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि COOH। तो यहाँ C कितना से कितना होना चाहिए? 1 to 19 कार्बन होने चाहिए, और साथ में क्या जुड़ा होना चाहिए? COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो फैटी एसिड जो होते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं जो कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो सैचुरेटेड का एग्जांपल है जैसे पैल्मेटिक एसिड, इसमें क्या होता है? 15 कार्बन होते हैं, साथ में COOH तो लगना जरूरी है। तो टोटल कितना हुआ? ये वाला C और 15 यानी कि 16 कार्बन का टोटल पैल्मेटिक एसिड होता है। जबकि एराकिडोनिक एसिड जो होता है वो 19 कार्बन प्लस COOH होता है। COOH तो जरूरी है। देन यहाँ पर देखिए C1 और 19 यानी कि टोटल 20 कार्बन का है। तो इसमें क्या होते हैं? एनिमल्स के पास ये नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पाल्मेटिक, पाल्म एनिमल के पास होता है, पाम ही तो होता है एनिमल के पास, तो ये एनिमल के पास होते हैं। लेकिन एराकिडोनिक एसिड जो होते हैं वो एनिमल्स के पास नहीं होते हैं। और इसको ऐसे आप याद रखना, पाल्मेटिक एसिड जो होते हैं उनमें कम कार्बन होता है, जबकि एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होता है। यानी कि पाल्मेटिक एसिड छोटा होता है कार्बन के नंबर्स में, और एराकिडोनिक एसिड जो होता है वो बड़ा होता है। पाम ऑब्वियसली छोटा होता है। नाउ यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स आपके NCERT
एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर फैटी एसिड या पाल्मेटिक एसिड का भी मैंने बताया कितने कार्बन है, 15 कार्बन यानी, और प्लस में COOH है, तो COOH तो यहाँ रहेगा। कार्बन कितने हैं, 14, एक 15, तो ये क्या है, फैटी एसिड या फिर इसको क्या है, पाल्मेटिक एसिड है। पाल्मेटिक एसिड क्या है, सैचुरेटेड वाले का फॉर्म है, अनसैचुरेटेड क्या है, एराकिडोनिक एसिड है। नाउ ग्लिसरॉल का भी मैंने आपको बताया था, ये है ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर, एक बार बस दिमाग में रख लेना। एंड देन फॉस्फोलिपिड जिसको हम लेसिथिन बोलते हैं, यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं दिस इज फॉस्फोरस, एंड ये स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का। और ये सब क्या एग्जाम्पल है, फैट्स एंड ऑयल्स यानी लिपिड्स के एग्जाम्पल है। तो अगर कोई पूछे तो आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, और इसके स्ट्रक्चर्स जस्ट दिमाग में आपको रखने हैं। नाउ नेक्स्ट ईस्टर बॉन्ड, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि फैटी एसिड और अल्कोहल को जोड़ने के लिए बनता है ईस्टर बॉन्ड। और ईस्टर बॉन्ड कैसा होता है ये अब मैं आपको बताती हूँ। ईस्टर बॉन्ड क्या है कि अब ये फैटी एसिड यानी हमने ग्लिसरॉल ले लिया, ग्लिसरॉल में हम जोड़ेंगे अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, COOH, यहाँ पर तो लगा ही लगा रहेगा। तो इसका ट्रिक होता है, हमें रिमूव करना होता है पानी, यानी H2O रिमूव करना पड़ता है। तो यहाँ से एक H, यहाँ से दूसरा H, यहाँ से O, यानी कि इतना रिमूव करके जोड़ दीजिए, इसको यहाँ ले जाके जोड़ दीजिए। तो कितना, या तो हम क्या कर सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं, तो ये क्या होगा, मोनोग्लिसराइड बनेगा। अगर हम लोग 2 जगह जोड़ दिए तो ये डाइग्लिसराइड बनता है, और अगर हम लोग 3 जगह जोड़ते हैं तो वो बनता है ट्राइग्लिसराइड। यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम लोग एक बार जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, मोनोग्लिसराइड बनेगा। ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम लोग फैटी एसिड में 2 बार जोड़ दिए तो डाई यानी 2 बार, एंड देन अगर 3 बार जोड़ दिए ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर में, तो ये क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। अब लिपिड्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक फैट्स एक ऑयल। फैट जो होंगे उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, आप ही समझिए जो मोटे लोग होंगे उनको अगर मेल्ट करना रहेगा तो आपको ज़्यादा मेल्टिंग लगाना पड़ेगा, जबकि ऑयल जो होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और आप अगर जेन्युइन एग्जाम्पल से भी समझे तो देखिए, फैट क्या होता है, घी होता है। आपने घी को देखा होगा, विंटर में जम जाता है, लेकिन समर में क्या होता है, वो पानी पानी सा हो जाता है। नाउ ऑयल का देखिए, जैसे कि विंटर में अगर आप ऑयल देखिए तो विंटर में भी नहीं जमता है, गर्मी में भी नहीं जमता है, ठंडी में भी नहीं जमता, मतलब कभी नहीं जमेगा। और क्या होता है, एक जिंजरली ऑयल होता है, और ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसमें। ओके, जैसे एग्जाम्पल क्या है, पूफा। पूफा क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूफा का फुल फॉर्म क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि अगर किसी ऑयल को हमें फैट्स में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। फैट्स क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, यानी घी क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड मतलब ऐसा समझना है, सैचुरेट हो जाता है, जम जाता है, सैचुरेट हो जा रहा है। तो फैट सैचुरेटेड होते हैं, जबकि ऑयल जो होते हैं सैचुरेटेड नहीं होते हैं। और अनसैचुरेटेड से अगर हमें सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस का हम लोग यहाँ यूज करते हैं। नाउ अब लिपिड्स जो होते हैं वो फिर से अगर हम लोग देखें तो एक होते हैं सिंपल एंड एक होते हैं कंपाउंड। अभी हमने क्या पढ़ा था, फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में पढ़ लिया था, लिपिड्स का ये एग्जांपल था। एंड देन लिपिड्स का सिंपल और कंपाउंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सिंपल क्या हुआ कि हमने फैटी एसिड में अल्कोहल मिला दिया, वो भी ईस्टर बॉन्ड से। लेकिन एडिशनल ग्रुप क्या होता है यहाँ पर, जैसे फॉस्फोलिपिड्स जो कि सेल मेम्ब्रेन में होता है, उनमें कौन सा पाया जाता है, वो लेसिथिन पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ भी सकता है कि बताइए कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, वो होता है लेसिथिन। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड एंड देन इज लाइपोप्रोटीन्स। नाउ न्यूरल टिश्यू जो होता है ना, उसके पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। आप खुद सोचिए ना, जो न्यूरल कंट्रोल कर रहा है, हमारे में जो न्यूरल कंट्रोल कर रहा है वो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ तक आपका खत्म हो जाता है लिपिड में। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ सब कुछ। तो देखिए, लिपिड क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। फैटी एसिड प्लस अल्कोहल करते हैं, या फैटी एसिड या अल्कोहल लेते हैं। जहाँ पर अल्कोहल का एग्जाम्पल मैंने ग्लिसरॉल बताया था। फैटी एसिड और अल्कोहल को जोड़ने के लिए बनता है ईस्टर बॉन्ड। और ईस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, आप ट्रिक है, वो वाटर को रिमूव करिए। अगर एक जगह लगा तो मोनोग्लिसराइड, 2 जगह लगा तो डाइग्लिसराइड, 3 जगह लगा तो ट्राइग्लिसराइड बनता है। लिपिड्स क्या हो गए, फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। फैट्स क्या हो गए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि ये सैचुरेटेड होता है, जबकि ऑयल क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि अनसैचुरेटेड होता है। एंड देन इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या डिहाइड्रोजनेशन करना पड़ता है। ठीक है। नाउ प्यूफा की क्या फुल फॉर्म थी, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लिपिड्स क्या हो गए, सिंपल एंड कंपाउंड। लिपिड्स सिंपल वाले क्या हो गए कि बस फैटी एसिड को अल्कोहल में जोड़ दो ईस्टर बॉन्ड से, लेकिन कंपाउंड क्या हो
जाओगे जहाँ जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, आप खुद सोचिए ना, सेल ही इतना कंपाउंड है, उसका कवर कितना कंपाउंड होगा। जो इंसानी इतना फैशन वाला है वो कपड़े भी तो फैशन वाला ही पहनेगा। तो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं उसका सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, लेसिथिन से बना रहता है। ग्लाइकोलिपिड एक एग्जाम्पल है एंड देन लाइपोप्रोटीन्स एग्जाम्पल है। न्यूरल टिश्यू कॉम्प्लेक्स होता है। और फिर हमने एक पढ़ा था फैटी एसिड के बारे में, जो कि भी एक लिपिड होता है। ये नॉन पोलर एंड होता है, एक पोलर एंड होता है। फैटी एसिड में क्या होता है, 1 से 19 कार्बन और साथ में कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। फैटी एसिड 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में पाल्मेटिक एसिड होता है जिसमें कि टोटल 16 कार्बन होते हैं। एराकिडोनिक एसिड में कितने, टोटल 20 कार्बन होते हैं, जो कि अनसैचुरेटेड होता है। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए थे। तो दिस वाज इट फॉर लिपिड्स। नाउ अब हम शुरू करेंगे न्यूक्लिक एसिड। ये भी बहुत आसान है, वैसे भी हम क्लास 12th में भी बहुत इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट स्टिल मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। देखिए अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है एक मैक्रो मॉलिक्यूल। आप खुद ही सोचिए ना, जो जेनेटिक्स पूरा का पूरा ये जेनेटिक्स ही डिसाइड कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा इंसान है। तो ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जो कि कार्बन कंपाउंड होता है, जहाँ हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग में होती है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन बेसेस कितने हैं, AGCU&T। ये बहुत आसान है। A मतलब है एड्रेनिन, G मतलब है ग्वानिन, C मतलब है साइटडीन, U मतलब है यूरासिल, T मतलब है थाइमीन। ये इतना आसान है ना, मतलब कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देन AG क्या होता है, इसको हम लोग प्यूरिन बोलते हैं। और CUT क्या होता है, इसको हम लोग पायरामिडीन कहते हैं। क्या है AGCUT, ये है नाइट्रोजनस बेस। नाउ हम लोग किसी भी शुगर में अगर नाइट्रोजनस बेस यानी कि ये AgCUT मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अब न्यूक्लियोसाइड में जब हम लोग फॉस्फेट मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड में हम लोग दूसरा न्यूक्लियोटाइड मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है दैट विल बी आइदर DNA या RNA। DNA का मतलब है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA का मतलब है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये किस पे डिपेंड करता है कि यहाँ जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है। जैसे अगर शुगर में, ठीक है, आपने लिया है डीऑक्सी राइबो शुगर और उसमें आप क्या मिलाएंगे, कौन सा नाइट्रोजनस बेस मिलाएंगे, AgCT। यानी DNA के बनाने में U का यूज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन RNA के बनाने में राइबो शुगर और साथ में AgCU का यूज होता है, T का यूज नहीं होता है। तो DNA के बनाने में आप लेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर और लेकिन RNA के बनाने में राइबोज शुगर सिर्फ लेंगे। और फिर साथ में कौन सा नाइट्रोजनस बेस लेंगे, नाइट्रोजनस बेस DNA के लिए आप U नहीं लेंगे, उसके सिवा जितने भी हैं आप ले सकते हैं। लेकिन RNA के बनाने में आप U लेंगे लेकिन T नहीं लेंगे, उसके सिवा जितने भी हैं आप ले सकते हैं। और फिर DNA और RNA ही बनाता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। ना यहाँ पर जो हम लोग N2 बेस और शुगर को मिलाया, यानी कि एड्रेनिन प्लस शुगर या फिर ग्वानिन प्लस शुगर या फिर सिटिडीन प्लस शुगर, देन यूरासिल प्लस शुगर या थाइमीन प्लस शुगर, यहाँ पर देखिए तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब न्यूक्लियोसाइड है तो इसके भी एंड में जो प्रोडक्ट आता है ना उसके साइन लगता है। तो देखिए एड्रेनाइन प्लस शुगर बन के एड्रोसाइन बनाएगा, ग्वानिन प्लस शुगर बन के ग्वानोसाइन बनाएगा, सिटिडीन प्लस शुगर मिलके सिटिडाइन बनाएगा, यूरासिल प्लस शुगर मिलके यूरोडाइन बनाएगा, थाइमीन प्लस शुगर मिलके थाइमेडाइन बनाएगा। फिर हम लोग क्या यहाँ बताया था मैंने, न्यूक्लियोसाइड में हम मिलाएंगे फॉस्फेट। तो अब हम फॉस्फेट सब में अगर मिलाएंगे अलग अलग देन बनेगा न्यूक्लियोटाइड। अब फिर न्यूक्लियोटाइड में जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड मिलाएंगे तो फिर क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। और अलग अलग होता है, यानी कि एड्रेनिन का न्यूक्लिक एसिड बनेगा एड्रेनलिक एसिड, इजी लाइक ग्वानिन का बनेगा ग्वानलिक एसिड, सिटिडीन का बनेगा सिट्रिडिलिक एसिड, यूरासिल का बनेगा यूरिडिलिक एसिड एंड थाइमीन का बनेगा थाइमाइडिनिक एसिड। इट्स डैम इजी कि आपको सिर्फ नाम से पता चल जाएगा कि न्यूक्लियोसाइड कौन सा है और न्यूक्लिक एसिड कौन सा है। न्यूक्लियोसाइड के एंड में साइन लगे रहेगा और न्यूक्लिक एसिड के एंड में आपको एसिड लगा रहेगा, बस लिख आप लगा देंगे यहाँ। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आपके NCERT में गिवन है एंड दिस इज टेबल जहाँ पर बता रहा है कि कैसे कैसे हैं एंड आप इसको बस अपने दिमाग में याद रख सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड कैसा दिख रहा है, साइड में मतलब क्या है साइन लगा रहेगा एंड देन न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, ये लिक एसिड करके लगा रहेगा। और नाइट्रोजन बेस तो मैंने एड्रेनिन, यूरासिल और प्यूरिन प्राइमडीन मैंने आपको बता दिया था। प्यूरिन प्राइमडीन क्या होता है, AG को हम लोग प्यूरिन बोलते हैं और CUT को हम लोग पायरिमिड
पैरामिडीन कहते हैं। एडेनिन और ग्वानिन प्योरीन होता है और CUT जो होता है वो पैरामिडीन होता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए हम लोग प्रोटीन्स की बात कीजिए तो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड और अमीनो एसिड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ते हैं। ऑब्वियसली प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड और फिर बनता है प्रोटीन। यानी कि यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ एक स्ट्रक्चर्स दो गिवन है, दोनों क्या है अमीनो एसिड्स हैं। हमने क्या किया, इसका भी ट्रिक है, वाटर रिमूव कर देना है, यानी H2O यानी H2O आपको यहाँ से रिमूव करना है और फिर जोड़ देना है, यानी कि NH3CRH। यहाँ तक तो ये सेम रहा, CO यहाँ बचा था तो ये O कभी भी क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो C के साथ तो डबल बॉन्ड इसने बना दिया। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो पीछे यही रहेगा, है ना, ये COOH ये वाला स्ट्रक्चर ये तो यहाँ ही रहेगा, और फिर ये RH और फिर ये N के पास एक H बचेगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक H ये वाला रिमूव किया और एक ये वाला, तो दो ही रिमूव करना है, तो एक वाला तो यहाँ बचा हुआ था, एक वाला N के पास बचा हुआ है और फिर इसको साथ में हमने जोड़ दिया है। तो प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड होता है वाया पेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ये होता है लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइनिंग पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने वाले लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। इसका मतलब हर प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर है, तो यानी कि अमीनो एसिड के जुड़ने से ही प्रोटीन बन रहा है। तो अब प्रोटीन का क्या हो सकता है, या तो हेट्रोपॉलीमर हो सकता है या होमोपॉलीमर हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये हेट्रोपॉलीमर होगा, अलग अलग होगा, यानी कि जो अमीनो एसिड जुड़ते हैं ना वो अलग अलग अमीनो एसिड जुड़ते हैं, जबकि होमोपॉलीमर का मतलब एक ही तरह के अमीनो एसिड जुड़ के बना है। तो ऐसा नहीं होता है प्रोटीन में। प्रोटीन जो होता है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, यानी अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड ही जुड़ते हैं लेकिन अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड जुड़ेंगे। तो प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जैसे कि ग्लूकोज का ट्रांसफर होता है ग्लूटाफोर, देन एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन, हार्मोन जैसे इंसुलिन एंड एंटीबायोटिक्स, देन रिसेप्टर्स जैसे कि सेंसरी रिसेप्टर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंसुलिन की क्या ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में, तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट, कोलेजन क्या होता है, ये कोलेजन है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो कोलेजन है। और रुबिस्को क्या है, रुबिस्को है जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर में पाया जाए, यानी इसको बस इतना ही दिमाग में याद रखना कि रुबिस्को आपको थोड़ा सा फैंसी सा नाम लग रहा है, ये किसी इंसान का नाम या किसी जानवर का नाम नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि बायोस्फीयर में पाया जाएगा, मतलब दुनिया में कहीं होगा ये रुबिस्को नाम का। देन ये कोलेजन क्या है, कॉलेज कौन जाता है, एनिमल्स ही जाएंगे। देन एनिमल्स मतलब सिर्फ जानवर नहीं होते, यहाँ तक कि ह्यूमंस को भी हम लोग एनिमल ही बोलते हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। देन यहाँ पर देखिए कोलेजन कौन जाएंगे, एनिमल्स जाएंगे, तो ये क्या होते हैं, एनिमल्स में पाया जाता है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन, जबकि रुबिस्को मोस्ट अबेंडेंट इन बायोस्फीयर होगा। रुबिस्को का क्या फुल फॉर्म अगर आप पूछेंगे तो रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है RU मतलब रूबिलोस, बिस मतलब कि बाइफॉस्फेट, C मतलब कार्बोक्सिलेज, O मतलब ऑक्सीजनेज। देन डाइटरी प्रोटीन जो होता है वो सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। अब ऑब्वियसली जो आप डाइट में ले रहे हैं वो इसका मतलब वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। नाउ आपके यहाँ पर NCERT में एक टेबल गिवन है जहाँ पर कुछ प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस गिवन है, जैसे कोलेजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट फाउंड प्रोटीन इन एनिमल्स है। तो कोलेजन का क्या फंक्शन है, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। ट्रिप्सिन का क्या है, एंजाइम है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया है कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे इंसुलिन किस लिए यूज़ होता है हमारी बॉडी में। देन एंटीबायोटिक्स क्या है, ये फाइट करते हैं इन्फेक्शंस एजेंट से। रिसेप्टर्स क्या है, जैसे सेंसरी, टेस्ट, टंग, हार्मोन, ये सब ये भी प्रोटीन ही हेल्प करता है। देन ग्लूटाफोर ये क्या करता है, ग्लूकोज का ट्रांसफर करता है सेल से। तो ये क्या है, कुछ प्रोटीन्स और उनके फंक्शन। कोलेजन क्या है, याद रखिएगा इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस में होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शन से लड़ेगा ऑब्वियसली, एंड रिसेप्टर क्या है, सेंसरी रिसेप्टर। ग्लूटाफोर क्या करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेगा। नाउ अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ये 4 लेवल पे होते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर हो गया प्राइमरी मतलब बस एक लाइन। प्राइमरी वाले बच्चों को क्या करेंगे, एक लाइन में लगा देंगे, उनसे क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी वाले में हम लोग एक लीनियर लाइन लगा देते हैं, यानी अमीनो एसिड का आपने एक ऐसा चेन बना दिया जहाँ पर एक तरफ तो होता है N टर्मिनल, दूसरा होता है C टर्मिनल। ऑब्वियसली आप सोचिए ना, ये है स्ट्रक्चर, यहाँ इस तरफ N है, इस तरफ C दिख रहा है, तो C वाला C टर्मिनल,
N वाला N टर्मिनल। देन स्ट्रक्चर 2 दूसरी तरह से आप क्या बना सकते हैं, जो होता है सेकेंडरी, यानी प्रोटीन का एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है जो होता है हेलिकल शेप। यानी जैसे ही बच्चे थोड़े से सेकेंडरी में गए तो इनको अब आपने क्या किया, तो थोड़ा बहुत अरेंज कर दिया एक सुंदर से हेलिकल से शेप में। ये हेलिकल शेप क्या हो सकता है, या तो अल्फा प्लेटेड हो सकता है या बीटा प्लेटेड हो सकता है। अल्फा प्लेटेड क्या हो गया इस तरीके से, और बीटा प्लेटेड क्या हो गया, आपको ये दिख रहा है स्टेयरकेस, आपने सीढ़ी देखी है, सीढ़ी की तरह आपको ये दिख रहा है, ये 3D में इमेजिन करने वाला है। तो यहाँ अमीनो एसिड को हमने H2 बॉन्ड से जोड़ के बीटा प्लेटेड इस तरीके से स्टेयरकेस जैसा होता है, और ये स्ट्रक्चर 2 यानी सेकेंडरी में आके बच्चों को हेलिकल शेप में हमने अरेंज कर दिया है। और ये बात नोट की है कि हमेशा ही राइट हैंडेड हेलिकल प्रोटीन्स बनता है, यानी जो हेलिकल प्रोटीन बनेंगे वो राइट हैंडेड रहेंगे। देन स्ट्रक्चर 3 यानी टर्शरी, स्ट्रक्चर 3 आ गए। तो अब जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं तो सब कुछ मैसअप करने लगते हैं। तो अब जब टर्शरी आया तो इन्होंने वूल लाइक स्ट्रक्चर मतलब पूरा ही मैसअप कर दिया इन्होंने। और किससे बनता है ये, हाइड्रोजन और या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से बनता है। ये क्या हो जाता है, वूल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कि लेकिन एसेंशियल होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। आप खुद ही सोचिए, युवा लोग ही ना बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए एसेंशियल हैं। तो उसी तरीके से स्ट्रक्चर 3 टर्शरी, जैसे बच्चे बड़े हो गए वो सारे वूल लाइक स्ट्रक्चर, यानी पूरा ही चीज़ें घिस पिट जाता है, पूरी चीज़ें उनकी लाइफ में पूरा उल्टी पुल्टी करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो ही तो एसेंशियल होते हैं किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। देन स्ट्रक्चर 4 होता है क्वाटिनरी स्ट्रक्चर, जो कि क्यूबिकल या प्लेट हो सकता है। अब देखिए वूल के बाद अब जैसे वो बड़े होंगे तो अब फिर से उनके पास समझदारी आने लगती है, तो अब वो क्यूब या फिर प्लेट बना देते हैं। तो ये जैसे एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जो कि 4 सब यूनिट जैसे कि 2 अल्फा चेन या 2 बीटा चेन का बना होता है। जैसे आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर एक डायग्राम भी गिवन है कि प्राइमरी क्या हुआ, एक लीनर इसने क्या किया, पॉलीपेप्टाइड का चेन बना दिया। देन सेकेंडरी में क्या हो सकता है, या अल्फा या तो बीटा हो सकता है। अल्फा क्या होता है, डायरेक्ट ऐसे 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 आप देख रहे हैं हेलिकल शेप, एंड देन बीटा प्लेटेड क्या हुआ, स्टेयरकेस लाइक शेप होता है, 3D में इमेजिन करना है। देन टर्शरी में क्या होता है, हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड से टर्शरी वूल लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है। देन क्वाटिनरी में क्या होता है, क्यूबिकल, यानी कि इसी वूल लाइक को ये क्या करते हैं, एक ऐसे स्ट्रिंग के रूप में अरेंज करते हैं जो कि क्यूबिकल होता है या फिर प्लेट लाइक होता है। तो ये है वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अब हम प्रोटीन खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होगा, इसलिए क्या होगा, इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे, दैट इज OH, CHO एंड कीटो ग्रुप। नाउ ये किससे जुड़े होते हैं, ये होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, यानी जैसे कि शुगर सैकराइड्स होते हैं। तो देखिए शुरू से अगर हम लोग देखें तो प्रोटीन्स किससे जुड़े थे, वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े थे। अमीनो एसिड किससे जुड़े थे, ईस्टर बॉन्ड से जुड़े थे, है ना। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किससे जुड़े हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हैं, जो कि शुगर सैकराइड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। मोनो यानी जिसमें 1 यूनिट हो, ओलिगो यानी 2 से 9 मोनोसैकराइड को जब हम लोग मिलाते हैं तो ओलिगो बनता है। देन पॉली मतलब 10 से ज़्यादा को हम लोग पॉलीसैकराइड कह देते हैं। तो जो मोनो है, एक है, सिंगल है, कहीं से भी निकल जाएगा, सॉल्युबल होगा। देन ओलिगोसैकराइड क्या होगा, 2 से 9 है, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली इतनी 2 से 9 के बीच में चलती है, फैमिली भी कहीं से कहीं चली जाएगी, ये सॉल्युबल होते हैं। लेकिन पॉली जैसे ही 10 से ज़्यादा फैमिली होने लगती है, यानी वो इनसॉल्युबल होने लगे हैं। और इनसॉल्युबल वाले होते हैं होमो एंड हेट्रो, जो कि हम लोग आगे अभी पॉलीसैकराइड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले देखिए मोनो और ओलिगोसैकराइड के बारे में जान लेते हैं। तो मोनो क्या है, इसमें 1 यूनिट है, एक ही इंसान है, सिंगल इंसान है, सॉल्युबल है, 3 से 7 कार्बन हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर 3 रहा तो ट्राइयोस बोलते, 4 रहा तो टेट्रोस बोलते, 5 रहा तो पेंटोस बोलते, 6 रहा तो हेक्सोस बोलते, 7 रहा तो हेप्टोस बोलते, इजी। 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब टेट्रा, 5 मतलब पेंटा, 6 मतलब हेक्सा, 7 मतलब हेप्टा ऑब्वियसली। देन पेंटा यानी पेंटोस वाले का एग्जाम्पल है राइबोस, एंड 6 हेक्सोस वाले का क्या एग्जाम्पल है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। देन ओलिगोसैकराइड की बात की जाए तो ओलिगोसैकराइड क्या है, ये सॉल्युबल होता है। 2 से 9 मोनोसैकराइड्स को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ओलिगोसैकराइड्स बनता है। 2 मोनोसैकराइड यानी डाइएसिट्राइड, जैसे कि अगर माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे, डोंट वरी। देन लैक्टोज क्या होता है, G प्लस गैलेक्टोज से बनता है। एंड सुक्रोज किससे बनता है, G प्लस फ्रक्टोज। G क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। तो माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज
ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। एंड सुक्रोज क्या होता है? ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। और पॉलीसेक्राइड मैंने बता दिया, जब 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड हो जाते हैं तो ये पॉलीसेक्राइड हो जाता है, जो कि एसिड इनसॉल्युबल होता है, इसलिए ये क्या होता है? होमो एंड हेट्रो होते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले अभी राइबोस की बात करते हैं। तो देखिए राइबोस क्या होता है? ये 5 कार्बन का होता है, यानी कि क्या होता है? ये पेंटोज होता है। तो राइबोस का आप स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर COOH यहाँ लगा दीजिए। C यानी 5 कार्बन है, तो C टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर OH और H, OH H, OH H, OH H, ठीक है। और फिर अगर आपको इसको रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? ये जो सेकंड वाला लास्ट वाला है और जो फर्स्ट वाला है उसको क्या करेंगे? एक साथ ऐसा जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे ना तो आपको खुद ऑटोमेटिकली ऐसा रिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्ट रिंग स्ट्रक्चर भी याद कर सकते हैं। अभी तो हमने राइबोस पढ़ा, अब नेक्स्ट आता है डीऑक्सीराइबोज। ये क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए सेकेंड कार्बन से, यानी कि जो यहाँ स्ट्रक्चर बनाना बेसिकली उसमें से जो सेकेंड कार्बन है, यानी 1 2 3 4 5 जब आप करेंगे तो ये राइबोज है। तो अब यहाँ से ये जो सेकंड कार्बन है ये वाला, यानी ये 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये जो दूसरा वाला कार्बन है इसमें से आप ये ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर दिए तो ये क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोज। यानी डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन को हटा दीजिए तो वो बन जाएगा राइबोज में से ऑक्सीजन सेकंड वाले से हटा देंगे तो डीऑक्सीराइबोज बन जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ये ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। देन इसमें क्या होगा? देखिए इसमें आप ये COOH तो लगाएंगे, 6 कार्बन है तो टोटल 6 कार्बन आपने लगाया। यहाँ पर देखिए OHH, सबको सही ऑर्डर में लिखिएगा, बस ये वाला जो थर्ड वाला कार्बन है उसमें उल्टा कर दीजिएगा। OH इधर लगाइएगा और H इधर लगाइएगा। और अगर रिंग में आपको कन्वर्ट करना है तो ऐसे गोला कर देंगे तो ये इस तरीके से बनता है, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। देन फ्रक्टोज जो कि 6 कार्बन का ही होता है, जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ पर क्या होगा? देखिए कोई भी चेंज आएगा थर्ड वाले में ही चेंज आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर पहले तो उल्टा कर दिए। ग्लूकोज में क्या हो रहा है? यहाँ पर बस सब में OH इस साइड है, इस पर क्या करिए? हमने उल्टा कर दिया, OH इस साइड कर दिया, H इस साइड कर दिया। और फ्रक्टोज में क्या करेंगे हम? ये डबल बॉन्ड O यानी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप बीच में लगा देंगे इसी कार्बन पे, ठीक है। अब जो मैंने आपको पॉलीसेक्राइड बताया था ना, ये होमो और हेट्रो वाला जो एसिड इनसॉल्युबल होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जो पॉलीसेक्राइड होता है ना, ये होता है कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है? मोर देन जब हम 10 मोनोसेक्राइड को जोड़ते हैं तो बनता है पॉलीसेक्राइड। या तो होमो हो सकता है या हेट्रो हो सकता है। होमो मतलब सेम, है ना। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, सेल्यूलोज या काइटिन। और हेट्रोसेक्राइड का क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। तो देखिए जैसे होमो का भी देखिए, स्टार्च किस में होता है? फूड स्टोर करता है प्लांट में। ग्लाइकोजन क्या होगा? एनिमल में स्टोर करेगा। इंसुलिन क्या होता है? डहेलिया के रूट्स में मिलता है। सेल्यूलोज क्या होता है? प्लांट के वॉल में मिलता है। काइटिन किस में होता है? फंगस और आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में मिलता है। हेट्रो में क्या होगा? पेप्टिडोग्लाइकन। कॉम्पोजिशन होता है नाग नाम नाग, और ऐसे ऐसे आगे जाते रहता है। तो बैक्टीरिया क्या है? ये सांप से कम थोड़ी है। बैक्टीरिया भी तो हमें सांप की तरह मार ही देगा भाई, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया तो ये नाग नाम नाग, यानी कि नाग की तरह आपके नाम को मिटा देगा भाई। लेकिन नाग का एक्चुअल फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एंड नाम का जो फुल फॉर्म होता है वो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, तो ये हमने जान लिया पॉलीसेक्राइड के बारे में, जिसमें मोर देन 10 मोनोसेक्राइड होते हैं। होमो या फिर हेट्रो हो सकता है। होमो में स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, सेल्यूलोज या काइटिन हो सकता है। एंड हेट्रो में क्या? पेप्टिडोग्लाइकन होगा। अब एक एक करके सबको जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। देखिए बहुत आसान है। देखिए ग्लाइकोजन जो है वो होता है ग्लूकोज पॉलीमर। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का जब पॉलीमर होता है तो वो बनता है ग्लाइकोजन। तो ये किससे होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से होता है। तो ये क्या हो सकते हैं? ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, यानी कि ये तो एक ग्लूकोज ग्लूकोज साथ में मिल रहा है, साथ में अगर कोई ब्रांच्ड यानी कि इस तरीके से ब्रांच्ड अगर बनाना है तो क्या होता है? अलग से एक आके यहाँ मिल जाता है। और ये किससे मिलता है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिलता है। तो 1,4 यानी कि जब ये नॉर्मल है तो छोटा होगा ऑब्वियसली, एंड देन जैसे ही ब्रांच्ड बनता है तो 1,6 पे मिलता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर नेक्स्ट आते हैं स्टार्च पे। ये क्या होता है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट किसमें स्टोर करती है अपने फूड को?
स्टार्च में स्टोर करती है। तो स्टार्च कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज अमाइलोज और देन इज अमाइलोपेक्टिन। तो आप सोचिए अमाइलोज यानी लूज लूज, कुछ आपको समझ आ रहा है? तो लूज लूज ऐसे ऐसे पड़े होंगे। तो ये क्या है? ये हेलिकल शेप का होता है जो कि आयोडीन को होल्ड करता है। आयोडीन क्या होता है? I2। तो ये क्या होता है ना, ब्लू कलर में होता है, इसीलिए क्या होता है ना, ब्लू कलर में आपको अमाइलोज दिखता है। जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है वो इस तरीके से ब्रांच्ड होता है। तो स्टार्च क्या है? दो तरीके के, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज यानी लूज लूज आपको हेलिकल शेप का दिखेगा, आयोडीन उसमें होता है इसलिए ब्लू कलर का आपको नजर आता है। नेक्स्ट आता है सेल्यूलोज। ये क्या होता है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है जिसमें कि कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। जब ब्रांचिंग हो जाती है तो ठीक है, ब्रांचिंग हो गई तो ग्लाइकोजन ब्रांच होता है, लेकिन अगर ब्रांचिंग नहीं हुई तो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है जहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या हो रहा है? आयोडीन को नहीं होल्ड कर पा रहे। जबकि यहाँ देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो आयोडीन का होल्ड यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसे बस ट्रिक से याद कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है? इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए आयोडीन को नहीं होल्ड कर पाते, इसलिए इसको ब्लू कलर में आपको नहीं दिखेगा सेल्यूलोज। देन इंसुलिन की बात की जाए तो ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? जैसे रूट ऑफ डहेलिया में होता है और किडनी फंक्शन टेस्ट में काम आता है। देन काइटिन किस में प्रेजेंट होता है? फंगस में के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये किसका पॉलीमर होता है? ये नाग का पॉलीमर होता है। फंगल सेल वॉल और एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स में होता है। देन रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है? रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का देखिए एग्जांपल है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनो और डाई जो है वो रिड्यूसिंग है, और इसमें डाई वाले में क्या एक्सेप्शन है? सुक्रोज का एक्सेप्शन है। जबकि पॉलीसेक्राइड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। यहाँ पर क्या होता है ना, पॉलीसेक्राइड में एक लेफ्ट एंड होता है, एक राइट एंड होता है। राइट एंड होता है रिड्यूसिंग, यानी राइट वाला साइड जो होगा वो सही होगा यानी रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट वाला वो हठी होगा, वो रिड्यूस नहीं होगा। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनो जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, डाई वाले होंगे रिड्यूस हो जाएंगे। एक्सेप्शन बस याद रखना सुक्रोज का होता है। और पॉलीसेक्राइड क्या होता है? नहीं रिड्यूस होता है, जहाँ पर लेफ्ट और राइट एंड होता है, जहाँ राइट एंड तो रिड्यूस हो जाता है लेकिन लेफ्ट वाला ही रिड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट रिड्यूसिंग का क्या एग्जांपल है? ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल रखना सुक्रोज, ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन। अब आपके एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम गिवन है जहाँ पर ग्लूकोज और राइबोज का आपका स्ट्रक्चर गिवन है, यू कैन जस्ट कीप इन माइंड। नाउ देखिए, तो मेटाबोलाइट्स का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इसको क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? जो कि प्लांट्स, फंगल या माइक्रोबल सेल से होते हैं, और इनके अलावा जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि एल्केनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस, ये क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई हम लोग उसको कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। जबकि जो सेकेंडरी होते हैं वो यूजफुल होते हैं ह्यूमन के वेलफेयर में, जैसे रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स और पिगमेंट्स। ये जो सेकेंडरी वाले होते हैं वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी देते हैं हम लोग को, जो हम लोग लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपको गिवन है टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पर कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का आपको एग्जाम्पल्स गिवन है। जहाँ पिगमेंट क्या हुआ? कैरोटेनॉइड्स, यानी कि आपने देखा होगा हेयर वाले ऐड में बोलते हैं कैरेटिन वाला है, तो पिगमेंट वो प्रोवाइड करता है, और एंथोसाइनिन्स। देन एल्कोनॉइड्स में क्या होगा? मॉर्फिन और कोडाइन। देन टर्फेनॉइड्स में होगा मोटोटर्पीन्स या डेटरपीन्स। देन एसेंशियल ऑयल होगा लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स होगा एब्रिन या रिसिन। लेक्टिन होगा कॉन्वेविलिन ए। ड्रग्स होगा विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन। एंड देन पॉलीमेरिक सब्सटेंस होगा जैसे रबर, गम्स और सेल्यूलोज। तो ये क्या है? कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि यूजफुल होते हैं ह्यूमन के लिए। माल्टोज मैंने आपको प्रॉमिस किया था, थोड़ा सा मैं बताऊंगी। तो ये क्या होता है ना, ग्लूकोज अगर सीधे रहता है तो C6H12O6 लेता है, लेकिन अगर दो ग्लूकोज रहता है यानी कि C12H24 और O12, तो और उसमें से हम क्या करते हैं? पानी यानी H2O निकाल देते हैं। तो क्या बनता है? वो बनता है माल्टोज, यानी C12H22 एंड O11। तो ये क्या है? मोनोसेक्राइड C6 एंड मोनोसेक्राइड C6 है। ये दोनों क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज में से आपको पानी निकाल देना है, यानी कि HO
O यानी कि H2O आपने निकाल दिया, तो अब जो बनेगा वो क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या बनेगा, डाइसैकेराइड बनता है, जो कि पार्ट होता है ओलिगोसैकेराइड का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक, दैट इज एंजाइम्स। और एंजाइम से ज्यादा आसान तो आपको कुछ लगेगा नहीं। ये एंजाइम्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ये होते हैं राइबोजाइम होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो कि होता है वो भी एक एंजाइम होता है। देन सबस्ट्रेट ए को अगर हम लोग को सबस्ट्रेट बी में कन्वर्ट करना है तो एक हॉलो पॉकेट से हम लोग क्या करते हैं, कैटेलाइज करता है। वो क्या होता है, 80 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर हॉलो पॉकेट्स कैटेलाइज करते हैं सबस्ट्रेट ए को, ताकि वो सबस्ट्रेट बी में कन्वर्ट हो पाए। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक टर्शरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ पॉकेट्स बनने लगते हैं। तो ये पॉकेट्स जो होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस या पॉकेट्स बोलते हैं, जो कि एक्टिव साइट फॉर एंजाइम होते हैं। यानी एंजाइम के लिए एक साइट होता है, यहीं पर होती है प्रोसेस, और ये हॉलो पॉकेट ही सबस्ट्रेट बी में दूसरी चीज में कन्वर्ट कराते हैं। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होते हैं, इनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और हाई प्रेशर चाहिए होता है। लेकिन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं ना, वो अगर हम लोग 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर देना तो बेचारे डैमेज हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक वाले यानी ना पढ़ने वाले बच्चे, तो इनको क्या चलेगा, हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक वाले क्या है, जो पढ़ने वाले बच्चे, आप अगर उनको ज़्यादा प्रेशर देंगे तो भाई वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। 40 डिग्री से ज़्यादा का आपको पढ़ने वाले बच्चे, टॉपर्स को प्रेशर नहीं देना चाहिए। तो ये क्या होता है ना कि ये डैमेज हो जाते हैं, डीनेचुरेट हो जाते हैं। कुछ थर्मोफिलिक एनिमल्स भी होते हैं, यानी कि थर्मो यानी टेम्परेचर से प्यार हो जिन्हें, थर्मोफिलिक यानी कि इनके एंजाइम्स तो 40 डिग्री के ऊपर भी नहीं डीनेचुरेट होते हैं। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि इसका एग्जांपल है हॉट वेंट्स, सल्फर स्प्रिंग्स, जिसके नाम में ही भाई सल्फर हो, यानी कि जिसके नाम में ही केमिकल हो, हॉट वेंट्स यानी जिसके नाम में ही गर्मी हो। ये सारे क्या होते हैं ना कि अगर आप 40 डिग्री के ऊपर भी अगर आप इनको टेम्परेचर देंगे, प्रेशर देंगे, तब भी ये क्या होंगे, स्टेबल रहते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा रहे तो भी। यानी कि थर्मो यानी हीट से इनको मोहब्बत है, प्यार है। देन केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं इनमें हो सकते हैं या तो फिजिकल या तो केमिकल। फिजिकल यानी कि होगा चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा लेकिन शेप में चेंज आएगा। और केमिकल चेंज क्या होगा, जहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और न्यू ही कुछ ट्रांसफॉर्म होके बन जाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है BaOH टेकन ट्वाइस प्लस H2SO4 BaSO4 और H2O में होता है। यानी कि ये क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस करके हम लोग ग्लूकोज बना रहे हैं। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। तो कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितने पर यूनिट टाइम बन रहा है, ये ही होता है रेट, यानी कि डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T, यानी कितना प्रोडक्ट कितने समय में बन रहा है, ये होता है कि कितना रेट से वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो रेट को जो होता है ना वो वेलोसिटी, यानी कि अगर हम लोग डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दें कि यहाँ से आपको इसी जगह जाना है, तो ये क्या हो जाता है ना, इसके पास वेलोसिटी भी होती है रेट के पास। और रेट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर आप 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तो रेट इनटू में 2 हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर आप 10 डिग्री से कम करते हैं तो रेट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जितना आना था उससे और कम आएगा। ओके नाउ, तो कैटलिस्ट रिएक्शंस का जो रेट होता है वो अनकैटलिस्ट रिएक्शन से ज़्यादा होता है। इनके पास कोई कैटलाइज करने वाला, इनको मोटिवेट करने वाला कोई है, लेकिन अनकैटलाइज्ड में क्या है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। तो इसका रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा, लेकिन जो जिसमें कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है उसका रिएक्शन रेट कम होता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देखिए कितना कम होता है, इसका आपको यहाँ पता चल जाएगा। जैसे पहले CO2 प्लस H2O जब हम लोग कर रहे थे तो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बन रहा था। ये क्या हो रहे थे, H2CO3 जो थे वो 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे 1 घंटे के अंदर। लेकिन जब हमने बीच में कैटलिस्ट यानी कि मोटिवेशन वगैरह डाला, तो मोटिवेशन से क्या हुआ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस डाला हमने, ये है एक कैटलिस्ट। जैसे इसको मोटिवेशन मिला तो H2CO3 तो इसने बनाया, लेकिन 6 लाख H2CO3 इसने बनाया सिर्फ 1 सेकंड में। जबकि बिना मोटिवेशन के पहले ये क्या कर रहा था, कार्बोनिक एसिड तो बना रहा था लेकिन 200 ही बना रहा था, वो भी 1 घंटे के अंदर। लेकिन यहाँ पर जब इसको मोटिवेशन मिलने लगा तो 6 लाख बनाया 1 सेकंड के अंदर। इसलिए रेट कितना इंक्रीज हुआ, ये 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो गया। देखिए किसी भी रिएक्शन को करने के लिए हमें सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम मिलाना पड़ता है। तो सबस्ट्रेट इस तरीके का होता है और
कैसे एंजाइम होता है मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर बीच में ये करते हैं बाइंड, यानी ये होता है बाइंडिंग साइट। अब एक ES कॉम्प्लेक्स, ES मतलब क्या, सबस्ट्रेट, एंड E क्या है, ये है एंजाइम। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि होता है ट्रांजिएंट फिनोमेना। फिर ये क्या बनाता है, EP कॉम्प्लेक्स, यानी अब प्रोडक्ट, यानी सबस्ट्रेट से अब प्रोडक्ट बन गया। तो ये क्या है, अब EP कॉम्प्लेक्स बना या एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना। तो अब जैसे ही ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये क्या होता है, पीछे का सबस्ट्रेट का शेप चेंज होने लगता है। तो जैसे ही यहाँ पर बाइंड तो कर गया, अब जैसे ही सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है तो ये सबस्ट्रेट का अब चेंज होने लगता है शेप, और ये किस में बन जाता है, E और P में। P जो है वो प्रोडक्ट बन गया और E जो है वो अदर रिएक्शन के लिए अब E चला जाएगा, यानी एंजाइम का काम हो गया। इसको काम करा के इसका शेप चेंज करके अब प्रोडक्ट तो बनवा दिया, और E वाला कहाँ अपने फिर से दूसरे रिएक्शन करने चला जाता है। अब ये देखिए सबस्ट्रेट रहता है, उसको पहले एंजाइम मिलता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को बदल के प्रोडक्ट बना देता है, और फिर अपना ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते चला जाता है। तो जो S होता है, सबस्ट्रेट होता है, वो लेस स्टेबल होता है, इसके पास एनर्जी कितनी होती है, X एनर्जी होती है। देन ES बना, और EP जो होता है ये ट्रांजिशन फेज होता है, ये होता है बीच का फेज। तो ये क्या होगा, अनस्टेबल ऑब्वियसली रहेगा। तो इसके पास कितनी होती है, कुछ Z एनर्जी मान लीजिए, ठीक है। देन ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, तो अब ये हो गया स्टेबल, यानी तो ये क्या हो गया, Y एनर्जी मान लीजिए इसका कुछ बन रहा है। तो ये क्या होता है ना, इसलिए इसको अनस्टेबल रिएक्शन भी कहते हैं, जहाँ पर ये यानी ट्रांजिशन फेज की जो सबसे ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, यानी Z की जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा है, फिर आती है X की एनर्जी, देन आती है Y की एनर्जी। और अगर आप पूछेंगे कि जो रिएक्शन होता है सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके पास है, तो क्या रिएक्शन इधर ही नहीं रुक सकती है कि ट्रांजिशन फेज पे ही ES और EP बना के ये लोग साथ ही रह ले? नहीं, इनको अपने रास्ते, इनको और एंजाइम को अपने रास्ते और प्रोडक्ट को अपने रास्ते निकलना ही पड़ता है। क्यों निकलना पड़ता है कि जब एनर्जी ज़्यादा होती है ना तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। आप खुद ही सोचिए, आपके पास आपने खूब खा पी के आप रेडी हैं, मतलब कि आपके पास खूब एनर्जी है, तो आप इधर भागेंगे उधर भागेंगे, स्टेबिलिटी आपके पास रहेगी ही नहीं। लेकिन जैसे आपके पास एनर्जी कम है, आपने कुछ खा नहीं रखा है, तो आप क्या एक जगह पड़े पड़े रहेंगे, यानी कि स्टेबिलिटी कम है। यानी इधर भी यही होता है, एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो ट्रांजिशन फेज की एनर्जी तो ज़्यादा है, यानी कि Z ज़्यादा है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कम है। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा स्टेबिलिटी की कोशिश करते हैं, ना कि एनर्जी की। तो स्टेबिलिटी चाहिए होती है इनकी, तो ये क्या कर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे आपके ग्राफ गिवन है, यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ रिएक्शन है। तो आप देखिए जब हमने ये वाला, ये जो है ये है एक्टिवेशन एनर्जी जो कि एंजाइम के साथ होती है, और ये वाली जो है ये है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो आप देखिए ये इतनी दूर की ही आपको क्या करने पड़ रही है। अगर हम लोग एंजाइम दे रहे हैं तो सिर्फ इतनी दूर की आपको पोटेंशियल एनर्जी का यूसेज हो रहा है, जबकि जब हम लोग बिना एंजाइम के कर रहे हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ये जो बन रहा है यही है ट्रांजिशन फेज, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम स्टेबल होता है, और फिर ये जाके तुरंत ही नीचे गिरता है, यानी कि अब दोनों अलग अलग हो जाते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितना देना पड़ रहा है। अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें क्या होता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है, जबकि एंडोथर्मिक में क्या होता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है। एंजाइम की एक्टिविटी को ना कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बताया था कि एंजाइम जो है बहुत ही एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही काम करती है, ऑप्टिमम होती है, यानी कि ये 40 डिग्री से कम पे ही काम करती है, नहीं तो ये डीनेचुरेट हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, या फिर टेम्प्रोरी इनएक्टिव हो जाती है लो टेम्परेचर पे। अगर 10 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाते हैं तो रेट इनटू में 2 हो जाता है, और अगर 10 डिग्री सेल्सियस आप कम करते हैं तो रेट डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, यानी कम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक ग्राफ भी गिवन है एनसीईआरटी में, जहाँ एंजाइम एक्टिविटी दिखाया और टेम्परेचर दिखाया, जो कि सिर्फ एक कुछ फेज के लिए ही होता है, यानी कि कुछ नैरो रेंज के लिए ही होता है। नेक्स्ट आता है पीएच, यानी कि कितना पीएच है, ये भी एक ऑप्टिमम वैल्यू ही है, यानी कि कुछ ही दूर का ये वैल्यू है, ज़्यादा ऊपर नीचे आपको नहीं करना है, ये एक नैरो रेंज होता है, ये भी आपको गिवन है। देन सबस्ट्रेट की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन भी
बढ़ जाती है। तो जैसे ही आप सबस्ट्रेट, आप खुद ही सोचिए, सबस्ट्रेट आपने बढ़ा दिया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ Km कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है सबस्ट्रेट की कांस्टेंट जब V मैक्सिमम बाई 2 हो। और V मैक्सिमम क्या होता है, V मैक्सिमम वो होता है जहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जहाँ पर नो फर्दर चेंज इन वेलोसिटी कैन बी ऑब्जर्व, यानी एक ऐसा कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का जहाँ पर और आगे कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, यानी एंजाइम, सारे एंजाइम यूज्ड अप हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये होता है Vmax, और Vmax का आधा ही होता है Km का कंसंट्रेशन, जो यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं। देखिए जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो एंजाइम का रिएक्शन बढ़ेगा, तो आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, एंजाइम का रिएक्शन बढ़ेगा। Vmax क्या है, वो जगह है जहाँ पर अब खत्म हो गया, ये सब जो एंजाइम है वो सारा खत्म हो गया, यानी कि इसके आगे अब सब नॉर्मल चला जाएगा। तो ये Vmax है, Vmax का अब आप आधा कर दीजिए, तो ये वाला पॉइंट है Vmax बाई 2, जिसको हम लोग Km कहते हैं। एक ऐसी कंसंट्रेशन जहाँ सबस्ट्रेट की वेलोसिटी Vmax बाई 2 हो। टर्न ओवर नंबर क्या होता है, ये होता है कितने एंजाइम जो हो रहे हैं वो टर्न कर रहे हैं मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट के अंदर है। अब इनहिबिटर होता है, इतना स्मूथ प्रोसेस चल रहा था ना, तो अब स्मूथली जब कोई जिंदगी चले तो इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत आने वाली है, इनहिबिट होने वाला है कुछ। तो यहाँ आते हैं कंपटीशन वाले लोग। ये क्या होते हैं कि इनहिबिटर जो होते हैं वो केमिकल एक्टिविटी, एंजाइम की केमिकल एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। ये क्या होते हैं, सबस्ट्रेट जैसे ही दिखते हैं। जैसे कि जो गद्दार होते हैं, गद्दार क्या होते हैं, ये नॉर्मल आपके साथ ही मिलजुल के रहेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, जाके आपकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए ही सोचेंगे। तो ये क्या होता है, कंपटीशन होता है इनमें कि मैं इसकी ज़िंदगी तो अब तबाह कर दूंगा। तो ये क्या होता है ना, एंजाइम जो होता है, ये है एंजाइम, इसका इस तरीके से होता है जो मिलता है सबस्ट्रेट से। एंजाइम को तो नहीं पता है ना कि भाई ये सबस्ट्रेट है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बिटर लोग जो है, गद्दार लोग जो है, वो बिल्कुल वेश बदल के आए हैं सबस्ट्रेट के वेश में। तो ये तो इसको इसके साथ मिला लेगा, लेकिन जो एक्चुअल वाला जो हमारा सबस्ट्रेट है वो तो साइड में बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने क्या किया, एंजाइम को यूज अप कर लिया, और जो एक्चुअल वाला है वो तो साइड में खड़ा हूँ आज भी वहीं। देन इससे क्या हो गया, एंजाइम डिस्कार्ड हो गया, एंजाइम पूरा ही बर्बाद हो जाता है। एक हो गया कि पीछे से उसकी लाइफ तबाह कर रहा है, यानी एंजाइम का कुछ शेप होता है, ये वेट कर रहा है कि मेरा सबस्ट्रेट बाबा कब आएगा, लेकिन इनहिबिटर भाई पीछे से घुस के इसका शेप ही चेंज कर दिया, इसका शेप कुछ इस तरीके से कर दिया। इससे क्या, वो बाइंडिंग साइट का शेप चेंज हो गया, और जब एक्चुअल सबस्ट्रेट आएगा तो अब उसको जगह ही नहीं मिल रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक्चुअल सबस्ट्रेट फिट नहीं हो पा रहा, और ये इनहिबिटर पीछे से आके कंपटीशन लगा के इनहिबिट कर दे रहा है, और इस तरीके से पूरा का पूरा एंजाइम डिस्कार्ड हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, इनहिबिट होके क्या बन जाता है, मैलोनेट बन जाता है। जैसे कि इसको ऐसे ट्रिक से याद करना, सक्सेस मिलने वाली थी लेकिन ये इनहिबिटर के कंपटीशन के कारण क्या हुआ, मैलोनेट मिला। इसको किसके लिए यूज होता है, ये कंट्रोल करता है बैक्टीरियल पैथोजन को। क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं एंजाइम को, एंजाइम की कौन से रिएक्शन कर रहे हैं, कि वो कैटेलाइज कौन से रिएक्शन को कर रहे हैं, इस पे 6 क्लासेस में डिवाइडेड है, दैट इज 4 to 13 सब क्लासेस में। तो सबसे पहला क्लास है ऑक्सीडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजनेज, जहां पर S जो है रिड्यूस होता है और S डैश का ऑक्सीडेशन होता है। क्लास 2 हो जाता है ट्रांसफरेज, जहां पर S G है और S डैश है, तो ये G वाला क्या करेगा, S डैश के साथ चला जाता है, और ये S यहाँ अकेले रह जाता है, S अकेले और S डैश G बन जाता है। तो ये क्या है, ट्रांसफर हो गया। देन क्लास 3 क्या है, जहाँ पर आइसोमरेज, जहाँ पर एंजाइम जो है वो कैटेलाइज करता है, इंटर कन्वर्जन करता है ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल या पोजिशनल आइसोमर्स को। देन क्लास 4 है वो है हाइड्रोजिलेज, जहाँ पर एंजाइम वो कैटेलाइज करता है, हाइड्रोलाइसिस किसका करता है, ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सी हैलाइड, पी एन बॉन्ड को। देन क्लास 5 है लाइगेज की, जहां पर देखिए सी है, यहाँ X एंड इधर Y है। तो जो X और Y है वो सोचते हैं चलो हम साथ बन जाते हैं, और C वाले क्या सोचते हैं, हम साथ हो जाते हैं। तो C वाले साथ हो गए और X और Y साथ हो जाते हैं। देन लाइगेजेस क्या होता है, लाइगेजेस होता है लाइगेशन, यानी कि लिंकिंग होती है दो कंपाउंड की, जैसे कि CO, CS, CN, PO। को फैक्टर क्या है, ये बहुत अच्छा है, जैसे कोलीक होते हैं उसी तरीके से को फैक्टर होता है। जैसे एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है जो कि एपो एंजाइम है, इसके साथ मिलता है को फैक्टर जो कि नॉन प्रोटीन है। ये क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कोलीक सपोर्ट प्रोवाइड करता है वैसे को फैक्टर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और फिर बनता है हैलो एंजाइम। एंजाइम जो है वो एपो एंजाइम
होता है, यानी कि वो अपने आप कोई चीज़ करना चाहता है, लेकिन कोलीग लोग यानी कोफैक्टर लोग जो कि नॉन प्रोटीन होते हैं फिर भी वो सपोर्ट करते हैं और हैलो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोफैक्टर कितने हैं? सबसे पहले आता है मेटल आयन, देन कोएंजाइम एंड देन प्रोथेटिक ग्रुप। तो मेटल आयन क्या है? मेटल आयन है एंजाइम और साथ में मेटल आयन को जब हम लोग मिलाते हैं तो बनता है मेटल आयन। बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, यानी अगर हम लोग एंजाइम और मेटल को मिला रहे हैं तो कोऑर्डिनेट कर रहा होगा तभी बन रहा है। और ये कैसे? जैसे कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज एंजाइम जो, और उसके साथ क्या मिला रहे हैं? जिंक को। जिंक क्या है? एक मेटल आयन है। कोएंजाइम वाला जो होता है वो ज्यादा टाइट बॉन्ड नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है नाइसिन, विटामिन, NAD या NADP। प्रोथेटिक ग्रुप क्या हो गए? प्रोथेटिक, आपने प्रोस्थेटिक लेग सुना है। प्रोस्थेटिक लेग क्या होते हैं? बहुत स्ट्रांग होते हैं, तभी तो इंसान की वेट को मैनेज कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक और एपोएंजाइम तो मिलते हैं लेकिन ये बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल है हेम, जो कि होता है मेड ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे H2O2 को जब हम लोग करते हैं तो H2O और O2 में डिवाइड होता है। तो कोएंजाइम होता है, नो ज़्यादा टाइट नहीं होता, लेकिन प्रोथेटिक जो होगा उसमें ऑर्गेनिक और एपोएंजाइम ही मिलेगा लेकिन टाइटली बॉन्ड होगा तो वो प्रोथेटिक बन जाता है। और कोएंजाइम क्या है? बस नॉर्मली नॉट ज़्यादा टाइट नहीं है, तो ये क्या होगा ना? नाइसिन, विटामिन, NAD या NADP बनता है। तो इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो डू चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।